हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम एयरवेज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने रेलवेज और रोडवेज कंप्लीट कर लिया है, वो ओवरऑल इंडिया हो या जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हो, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम एयरवेज को पूरा यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एयरवेज। तो एयरवेज में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ एयर ट्रांसपोर्ट का इंडिया में, ये 1911 में हुआ। 1911 में पहला जहाज उड़ता है इंडिया में इलाहाबाद से नैनी। आप ये याद रखोगे, कहां से कहां तक गया ये? इलाहाबाद से नैनी गया। और इस जहाज ने 9.7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की। कितनी डिस्टेंस कवर की? 9.7 किलोमीटर्स। और मैं आपको बताऊं, ये जो जहाज था ये हेनरी पिकेट चला रहे थे। कौन फ्लाई कर रहे थे? हेनरी पिकेट। ये फ्रेंच पायलट थे जिन्होंने पहला जहाज इंडिया में इलाहाबाद से नैनी लिया 1911 में। और इस जहाज में जा क्या रहा था? मेल जा रहे थे, इसमें चिट्ठियां थी। ठीक है, और हम्बर प्लेन था ये। अब इतना आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, बस ये याद रखो कि पहला जो एयर ट्रांसपोर्ट हुआ इंडिया में वो 1911 में स्टार्ट हुआ, जिसमें इलाहाबाद से नैनी जहाज उड़ा। और ये जो इलाहाबाद से नैनी जो ये जहाज गया, इसने 9.7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की। हेनरी पिकेट जो फ्रेंच पायलट थे वो इसको चला रहे थे, और इसमें मेल्स थे। बस इतना काफी है आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो जहाज था जो 1911 में उड़ा। इसकी इमेजेस थोड़ी ऐसी ही मिलती हैं, लेकिन आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा। ये हेनरी पिकेट जी है यहां पे, और ये इस जहाज को लेके गए इलाहाबाद से नैनी। और यमुना नदी को इन्होंने कवर किया था, यमुना नदी के ऊपर से ये उड़े थे। तो ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। आगे जो आपने एयर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से याद रखना है, जो हमारा इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट है, तो आपको याद क्या रखना है? जे.आर.डी. टाटा के बारे में। जे.आर.डी. टाटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिगर एयरवेज के हिसाब से। जे.आर.डी. टाटा मतलब जहांगीर रतनजी दादाबाई टाटा। जहांगीर रतनजी दादाबाई टाटा, जिनको आप जे.आर.डी. टाटा भी बोलते हो, ये पहले बंदे थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट ली मुंबई से कराची। कहां गए ये? मुंबई से कराची। और कब गए? 1931 में। याद रख लेना। अभी जो हमने पढ़ा, पहला जहाज जो उड़ा 1911 में इलाहाबाद से नैनी। अब हम बोल रहे हैं कि पहली सोलो फ्लाइट कहां से? मुंबई से कराची। मुंबई से कराची गए 1931 में। नाम क्या था इनका? जे.आर.डी. टाटा। और जे.आर.डी. टाटा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन है। जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके फादर कौन है? जे.आर.डी. टाटा। जो सिविल एविएशन है इंडिया का, उसके फादर कौन है? जे.आर.डी. टाटा है। पहली सोलो फ्लाइट लेके गए कहां पे? मुंबई से कराची। याद रखना है, 1931 में एमसीक्यू आ सकता है। फादर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? जे.आर.डी. टाटा। पहली फ्लाइट कब उड़ी? 1911, इलाहाबाद से नैनी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब ऐसे क्या हुआ ना, इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट हुआ और बड़ी सारी प्राइवेट फर्म्स ने अपनी अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर दी इंडिया में। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। आगे मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। अब देखो, बड़ी सारी प्राइवेट फर्म्स ने एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया, टाटा एयरलाइंस भी उसमें थी। और जिसमें मैंने आपको बताया जे.आर.डी. टाटा साहब, जिन्होंने क्या किया था? मुंबई से कराची सोलो फ्लाइट ली थी। अब 1935 में क्या होता है? 1935 में टाटा एयरलाइंस मुंबई से थिरुवनंतपुरम जाती है। यह भी आपने याद रखना है कि 1935 में मुंबई से थिरुवनंतपुरम। देखो, 31 में क्या था? मुंबई से कराची। अब 35 में मुंबई से थिरुवनंतपुरम। और 37 में क्या होता है? मुंबई से दिल्ली जाती है। अब ये आपने याद रखने ये पॉइंट्स, क्योंकि इन पे एमसीक्यू बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट कब हुआ? 1911। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी। याद रखना है। पायलट कौन था? हेनरी पिकेट। फिर मैंने बताया 1931
आपके जेआरडी टाटा ने सोलो फ्लाइट ली मुंबई से कराची। याद रखना है, जेआरडी टाटा कौन है? फादर ऑफ सिविल एविएशन। फिर हमने देखा कि 1935 में जो टाटा एयरलाइंस है वो कहां गई? मुंबई से थिरुवनंतपुरम। और 37 में कहां से कहां गई? मुंबई से दिल्ली। और इस टाइम में बड़ी सारी प्राइवेट एयरलाइंस फर्म्स इंडिया में आई। अब आगे क्या होता है? 1953 में क्या होता है कि जो भी प्राइवेट एयरलाइंस थी ना, जो भी फर्म्स थी, इनको नेशनलाइज किया जाता है। आप समझ लो दो इंस्टीट्यूट्स में, एक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। मतलब जो भी प्राइवेट था ना, जो भी प्राइवेट फर्म्स थी, जो भी प्राइवेट एयरलाइंस थी, इनको क्या किया जाता है? इनको दो इंस्टीट्यूट्स में या दो कॉर्पोरेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक इंडियन एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया। अब ये चीज मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा अगले स्लाइड पे। अब देखो देखो यहां पे आपको दिख रहा है ये 1953 तक आपके इंडिया में एयर इंडिया भी था, एयरवेज इंडिया भी था, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया भी था, दक्कन एयरवेज था, हिमालयन एयरवेज था, कलिंग एविएशन था, इंडियन नेशनल एयरवेज था। कहने का यह मतलब है कि बड़ी सारी फर्म्स थी एयरलाइंस की। और 1953 में क्या होता है? नेशनलाइजेशन होती है, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है चीजों को। और यहां पे ये सारे जो एयरलाइंस थी मर्ज की जाती है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। याद रखना 1953 से पहले ये सारे एयरलाइंस थे। फिर 53 में क्या होता है? नेशनलाइजेशन होता है। और नेशनलाइजेशन में ये जो सारे एयरलाइंस हैं इनको मर्ज किया जाता है, एक एयर इंडिया और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। अब इसमें आप याद रखोगे एयर इंडिया पर्टिकुलरली जो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो देखती थी, और इंडियन एयरलाइंस आपका जो डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो देखती थी। लेकिन 2007 में और एक चीज होती है जो मैं आपको अगले स्लाइड पे बताऊंगा। अब 2007 में क्या होता है कि जो इन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बनाया था ना, पहले सबको मर्ज करके एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बना दिया। लेकिन 2007 में क्या होता है? कब? 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया जाता है और एक बॉडी बनाई जाती है एयर इंडिया, जिसमें एक पुराना एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करके ये बॉडी बना दी गई एयर इंडिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है। नेशनलाइजेशन कब हुई एयरलाइंस की? 1953। और किस में मर्जर हुआ? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में। और 2007 में क्या होता है? ये दोनों भी मर्ज होके क्या बनाते हैं? एक नई बॉडी एयर इंडिया लिमिटेड जिसे बोला जाता है। आप ये याद रखोगे, जिसमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों आते हैं। एयर इंडिया आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट देखेंगी, एयर ट्रांसपोर्ट, और इंडियन एयरलाइंस आपका डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट। ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई कि ठीक है 1911 में स्टार्ट हुआ और फिर रेवोल्यूशन लाया जेआरडी टाटा ने, जिनको फादर ऑफ सिविल एविएशन भी बोला जाता है। और हमने देखा कैसे क्या चीजें हुई और कैसे मर्जर हुआ और फाइनली आपका एयर इंडिया बनता है। अब आगे क्या है कि पहले दो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती थी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता था और दूसरा क्या होता था? नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। याद रख लेना, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी होती थी इंडिया में, दूसरी कौन सी होती थी? नेशनल अथॉरिटी। याद रख लेना चीजें, एक क्या होती थी? इंटरनेशनल, दूसरी नेशनल। तो 1995 में क्या होता है? इन दोनों अथॉरिटीज को मर्ज किया जाता है, इन दोनों अथॉरिटीज को कंबाइन किया जाता है और एग्जिस्टेंस में आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या एग्जिस्टेंस में आती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो यहां पे लिखा भी हुआ है। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आती है? 1995। मतलब पहले क्या था? एक इंटरनेशनल अथॉरिटी थी, नेशनल अथॉरिटी थी, लेकिन फाइनली 1995 में दोनों इंस्टीट्यूट्स को मर्ज किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई, जो अब सारी चीजें देखेंगी। आसान है ना? यहां पे देखो दो तरह के मर्जर्स हमने देखे। एक तो मर्जर हमने देखा कि पहले 1953 में बड़े सारे कंपनीज आ गई थी, फिर इनको क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया
सामने आई दो कॉरपोरेशंस, एक आपकी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। और 2007 में क्या होता है, दोनों को मर्ज करके एक कॉमन बॉडी बनाई जाती है, एयर इंडिया लिमिटेड। ये याद रखना है आपने। और दूसरा मर्जर आपने यहां पे क्या पढ़ा कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखती थी, और दूसरा क्या था, नेशनल अथॉरिटी थी जो नेशनल एयरपोर्ट्स को देखती थी। और फाइनली इनको 1995 में मर्ज किया जाता है और क्या बनाया जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अब पूरा ट्रांसपोर्ट देखेगी, पूरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या नेशनल एयरपोर्ट हो, दोनों के दोनों देखेगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। समझ नहीं आ रहा, लेक्चर को रिपीट पे देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाए। चलते हैं आगे। मेरा काम है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम याद कराना, और इतना है कि इस लेक्चर के बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है ना, वो सारे आपको याद हो जाएंगे, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या नेशनल एयरपोर्ट हो, मैं सब कराऊंगा। तो यहां पे आप देखो, ये यही चीज मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी जो क्या करती थी, इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मैनेज करती थी, और एक नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी जो क्या करती थी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को मैनेज करती थी। टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1972 में ये एस्टैब्लिश हुई और 1986 में ये एस्टैब्लिश हुई। इंटरनेशनल कब हुई, 1972 में, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखती है। और नेशनल कब हुई, 1986 में, जो क्या करती है, नेशनल एयरपोर्ट्स को देखती है। और फिर क्या होता है, 1995 में दोनों का मर्जर होता है और क्या एग्जिस्टेंस में आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें अब ये सिंगल बॉडी है जो क्या करेगी, सारा सिविल एविएशन को मैनेज करेगी, जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ मैनेज करेगी, चाहे वो नेशनल एयरपोर्ट हो चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सारा का सारा कौन देखेगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखेगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहां पे आप याद रखोगे कि जो सबसे पहला फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, जो 1928 में बनाया गया, इसका नाम है जुहू एरोड्रोम। याद रख लेना, जुहू एरोड्रोम मुंबई में है, और ये सबसे पहला और सबसे पुराना एयरपोर्ट है। आपने याद रखना है, क्या नाम है, जुहू एरोड्रोम। और इसी के साथ एयरपोर्ट ऑफ त्रिची है, एयरपोर्ट ऑफ त्रिची, ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। तो दो फैक्ट मैंने यहां पे बता दिए, आपने याद रखने हैं। जुहू एरोड्रोम क्या है, ये पहला और सबसे पुराना एयरपोर्ट है। कब बना, 1928 में। एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कब हुआ, 1911 में। और एयरपोर्ट ऑफ त्रिची जो है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। आगे मैं आपको दिखाता हूं, ये जुहू एरोड्रोम है। क्या है ये, जुहू एरोड्रोम, और ये कहां है आपका, मुंबई में है। और ये सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है। ये आप रनवे देख सकते हो यहां पे। तो हम चलते हैं आगे। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है, एयरपोर्ट ऑफ त्रिची। तो ये चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। अब यहां से आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर जेके एसएसबी क्या पूछता है, एयरपोर्ट्स का नाम पूछ देगा और आपको बता देगा ये कहां पे है। तो ऐसे जनरली एयरपोर्ट्स का नाम जगह के नाम पे होता है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स हैं हमारे जिनके नाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स पे हैं, या जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं उनके नाम पे है। तो वो एयरपोर्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अब जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, ये समझ लो ये तो याद करना ही करना है, और मैं याद करा दूंगा। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में आपको सबसे पहला एयरपोर्ट जो याद रखना है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है। कहां पे है, कोलकाता में। देखो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये उड़ीसा के रहने वाले थे, और तब मतलब पहले, आजादी से पहले उड़ीसा कोलकाता एक ही साथ था। तो वैसे आप समझ लो कि सुभाष चंद्र बोस वहां से थे, तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां मिलता है, कोलकाता में मिलता है। तो ऐसे याद रख लोगे। आगे आपका जो दूसरा एयरपोर्ट जो आपने याद रखना है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब बच्चों को ये पता भी होता है, ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको पालम एयरपोर्ट भी बोलते हैं।
अब जिसने ट्रेवल किया उसको तो पता होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहले पालम एयरपोर्ट बोला जाता था, ठीक है। और ये सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यही है, याद रख लेना इस चीज को। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है। इसको पहले क्या बोला जाता था? पालम एयरपोर्ट बोला जाता था। ये सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा एयर ट्रांसपोर्ट यहां पे होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा भी है, ये भी आप याद रखोगे। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जो आपने याद रखना है वो क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो छत्रपति शिवाजी के नाम पे है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये मराठी थे तो मुंबई में है। कहां पे? मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसको क्या नाम रखा? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका पुराना नाम क्या था? सहार, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आप याद रखोगे, पुराना नाम क्या था? सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये सेकंड बिजिएस्ट है। जो दिल्ली वाला है ना, इंदिरा गांधी वाला, ये बिजीएस्ट है, सबसे ज्यादा बिजी यही है। लेकिन दूसरे नंबर पे बिजीएस्ट कौन है? छत्रपति शिवाजी, जो मुंबई में है। आई होप आपको ये तीनों एयरपोर्ट समझ में आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पे है? कोलकाता में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? दिल्ली में, जिसको पहले क्या बोला जाता था? पालम एयरपोर्ट, और बिजिएस्ट है और सबसे बड़ा है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी कहां पे है? मुंबई में है, और ये सेकंड बिजिएस्ट है। इसको पहले क्या बोला जाता था? सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलते हैं आगे। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू आता है, मैंने पेपर दिए और ये क्वेश्चन आया है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? तो याद रख लेना, ये हैदराबाद में है। एक दो बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? हैदराबाद में है, याद रख लो इस चीज को। उसके बाद जो आपको याद रखना है, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है? केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये थर्ड बिजिएस्ट है। देखो, पहला बिजिएस्ट क्या था? दिल्ली वाला इंदिरा गांधी। सेकंड क्या था? मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी। और थर्ड बिजिएस्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा है? केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? बेंगलुरु में है, याद रख लो इसको। बेंगलुरु में है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो याद रख लेना इस चीज को। और उसके बाद जो आपको याद रखना है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको कोची केरला में मिलता है। ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका फोर्थ बिजिएस्ट है, फोर्थ बिजिएस्ट है, ठीक है। तो ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट हैंडल करने के हिसाब से मैंने बता दिया, सबसे पहला बिजी आपका दिल्ली वाला इंदिरा गांधी। सेकंड नंबर पे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी। थर्ड नंबर पे कौन है? केम्पागौड़ा। और फोर्थ नंबर पे कौन है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये याद रख लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद जो आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गुजरात में, तो ये भी गुजरात में, याद रख लेना, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और याद रखना ये कहां है? गुवाहाटी, आसाम में। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलो या लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलो, आप ये याद रखोगे कहां पे है? गुवाहाटी में। अब देखो, इसको रिपीट पे देखोगे ना याद हो जाएंगे, और इसको एक बार ना कॉपी पे लिख लेना, तो बार बार नजर पड़ेगी ना और याद हो जाएगा ये। ऐसे मैं क्या करता था ना, ऐसे एयरपोर्ट्स जो जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख दिया और चार्ट चिपका दिया कहीं पे जहां पे आप पढ़ते हो, तो ऐसे नजर पड़ती रहती है ना, तो याद हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, एक और एयरपोर्ट है जो आपको याद रखना ही है, वो है श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये आपका अमृतसर में है, याद रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब ये जो लिस्ट मैंने अभी तक बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो याद रखना ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्या इतने ही एयरपोर्ट है? नहीं, इतने ही एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट बड़े सारे हैं। उस वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें भी कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैंने लिस्ट बताया ये आपको याद रखना ही रखना है, इसको नहीं भूलना है। तो ये तो याद करना ही करना है। बाकी में आप क्या कर सकते हो? नजर दे सकते हो, फिर ऐसा होता है कि जब आप पेपर देखते हो चीजें याद आ ही जाती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के हिसाब से, और आप याद रखोगे 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। कितने हैं? 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और मैंने आपको अभी बताया कि इंदिरा गांधी क्या है? ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सबसे बड़ा भी है तो लार्जेस्ट भी है, तो याद रख लेना। और मैंने बताया था इसके बाद जो बिजिएस्ट में नेक्स्ट आता है वो छत्रपति शिवाजी आता है, जो मुंबई में है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं।
अब आपने यहां पे याद रखना है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरला में है, ये पहला एयरपोर्ट है जिसको ट्रिपल पी के अंडर रखा गया है। ट्रिपल पी के अंडर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है, इसमें क्या करती है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपने साथ प्राइवेट फर्म्स को भी ले लेती है ताकि बेटर मैनेजमेंट हो चीजों का। जैसे एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का है, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है, प्राइवेट फर्म कर रही है, तो ये होता है ट्रिपल पी मॉडल, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है यहां पे कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रिसेंटली ऐड किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में, तो ये भी आप याद रखोगे। देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी होते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही है वहां से, है ना। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो आपका इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और एयरपोर्ट है कुशक बकोला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये आप याद रखोगे, ये लद्दाख में है। अब याद क्यों रखना है, क्योंकि ये हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है, 23rd नंबर पे आता है दुनिया में, तो ये आप याद रख लोगे। कुशक बकोला रिम्पोचे ये कहां पे है, लद्दाख में है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक तो हमने चीजें कर ली, जो जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एयर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, कब स्टार्ट हुआ, आगे क्या हुआ, कैसे मर्जर्स हुए, सब हमने कर लिया। अब एयरपोर्ट्स रहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स तो मैंने आपको करा लिया। अब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का लिस्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का लिस्ट है, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है। देखो क्योंकि एयरपोर्ट्स तो बहुत है, वो चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, लेकिन मैं आपको वो याद करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है इस लिस्ट में। तो एक बार ना हम पूरे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लिस्ट को देखेंगे, लेकिन मैं खाली आपको वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, आपको बस उतना याद करना है। हाँ, जो पहले मैंने लिस्ट बताया वो इंपॉर्टेंट है, ये अगर मतलब ज्यादा हो गया या आप याद नहीं कर पा रहे हो वो तो नहीं भूलना है। अब देखो यहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। देखो छत्रपति शिवाजी तो हमने कर लिया याद, ये मुंबई में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केम्पागोड़ा भी हमने कर लिया, बेंगलोर में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी हमने याद कर लिया, कोलकाता में है। याद है ना, अगर नहीं याद तो रिपीटिशन पे लेक्चर देखो, आपको ये याद आ जाएगा सारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपने याद रखना है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमने अभी तक नहीं किया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कहां पे है, लखनऊ यूपी में। लखनऊ यूपी में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो जो जो मैंने हाईलाइट किया है ना, बस वही एयरपोर्ट याद करने हैं, सारे के सारे नहीं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है, लखनऊ में। अब श्री गुरु रामदास जी ये हमने देख लिया, अमृतसर में। आगे अब यहां पे आप एक और एयरपोर्ट जो याद करोगे, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये कहां पे, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पे मिलता है, इंदौर मध्य प्रदेश में, एमपी में मिलता है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। आगे चलते हैं। अब देखो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमने देख लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ये भी हमने देख लिया, अहमदाबाद गुजरात में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी देख लिया, दिल्ली में है। ये आपने याद रखना है डेबोलिम एयरपोर्ट। डेबोलिम एयरपोर्ट क्वेश्चन आता है, डेबोलिम एयरपोर्ट आपका गोवा में है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बन जाता है। डेबोलिम एयरपोर्ट कहां पे है, गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने याद रखना है बिजू पटनायक, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां है आपका, उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखोगे। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हमने अभी किया कि गुवाहाटी आसाम में है, ये तो कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, वाराणसी यूपी में है। कहां पे है, वाराणसी यूपी में। ये चीजें याद रखोगे। देखो रिपीटिशन पे देखना, याद हो जाएगा। और ये जो हाईलाइटेड लिस्ट में बता रहा हूं ना, इसको एक बार लिख लेना खुद से, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो मैंने आपको करा दिया कि हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो पहला लिस्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट या बाबा साहिब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। ये भी आप याद रखोगे। और शेखुल आलम तो आपको पता होना चाहिए, आपका श्रीनगर का एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो सारे एयरपोर्ट में बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। और ये कौन से एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। अच्छा, यहां पे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, ये भी याद रखोगे। और जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पटना बिहार में है, ये भी आपने याद रखना है। देखो इसका लिस्ट बनाओगे ना, ये याद हो जाएगा। ऐसे लग रहा होगा सर ने बड़े सारे एयरपोर्ट बता दिए, लेकिन जो जो बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बस इसका लिस्ट बनाना है, दो चार बार इसको रीडिंग दोगे ना, याद हो जाएगा।
ठीक है। और ये सारे के सारे कौन से एयरपोर्ट है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, अगर ये भी हो रहा है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है याद रखने में, जो पहला लिस्ट है वो नहीं भूलना, वो तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए। अब कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो आपने याद रखने हैं, बस थोड़े से हैं। एक तो आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। अंडमान एंड निकोबार में कहां पे मिलता है? पोर्ट ब्लेयर में। देखो अभी रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? श्री विजयपुरम, ये याद रख लेना, ठीक है। और यहां पे ही आपको एक और एयरपोर्ट जो याद रखोगे, अच्छा देखो पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है? वीर सावरकर, याद रखना। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां है? पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद जो याद रखना है, स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट कहां पे है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायपुर में। याद रख लेना इस चीज को, स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ रायपुर। और इसके बाद आपको याद क्या रखना है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये कहां पे है? झारखंड में। कहां पे है? झारखंड में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और देखो देवी अहिल्याबाई होलकर तो मैंने आपको अभी बताया, एमपी में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। इसका डोमेस्टिक में भी आता है, तो ये आप याद रखोगे, ये एमपी इंडोर में है, ठीक है। तो इसके बाद एक दो एयरपोर्ट्स और है। एक तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट आपका उड़ीसा में है, याद रख लोगे इसको। और काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ये कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। और यहां पे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखो इस एयर ट्रांसपोर्ट में जो पहले मैंने हिस्ट्री बताई वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो मैंने एयरपोर्ट्स का लिस्ट बताया वो इंपॉर्टेंट है। जो पहला लिस्ट है वो आप आसानी से याद कर लोगे, लेकिन जो लास्ट में मैंने लिस्ट बताया उसको रिपीटिशन पे देखो। मेरे हिसाब से तो आपको वो याद करना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू आया तो एकदम से आप आंसर कर लोगे। बाकी चीजें बहुत आसान है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और अब इस सेशन का, इस सीरीज का लास्ट लेक्चर जो हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो इसके बाद आएगा, जिसमें हम वाटरवेज और पूरा कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को एंड करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।